नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर देख रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को देख रहे हैं। इसमें से हम लोगों ने 8 लेक्चर को देख चुके हैं। आज का लेक्चर जो होने वाला है 9वां लेक्चर। जो भी नए बच्चे हैं जो 8वां लेक्चर को नहीं देख पाए उनको क्या करना है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, सारे लेक्चर को देखना है ताकि आगे की और भी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो आज का टॉपिक होने वाला है हम लोग का बायोमोलिक्यूल्स का। कौन सा टॉपिक? प्रोटीन्स। आज हम लोग पूरे डिटेल में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। किसे कहते हैं प्रोटीन्स, कितने प्रकार के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोगों को देखना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे 2 ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो कि हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन किसे कहते हैं, ग्लोबुलर और फाइब्रस किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। या इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में पूछे जाते हैं। अगर कभी बाय मिस्टेक से और भी चीजें पूछता है तो कभी पूछता है पेप्टाइड लिंकेज क्या कहते हैं, पेप्टाइड। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है, पेप्टाइड लिंकेज। क्लियर है? तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि और भी दोस्तों को इस लॉकडाउन में सभी को फायदा हो सके। चलिए तो टॉपिक लगाते हैं। सबसे फर्स्ट वन टॉपिक जो है वो पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स का टॉपिक लगाते हैं। पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि हम लोग जो पढ़ने वाले प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स बनेगा किससे, तो पॉलीपेप्टाइड्स से मिलके बनता है। तो क्या होता है पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो पेप्टाइड्स को देखते हैं सबसे पहले। तो पेप्टाइड्स का मतलब क्या होता है कि वैसा कंपाउंड जो कि किसके कारण होता है, कंडेंसेशन के कारण बनता है। कंडेंसेशन के कारण क्या आता है कि उसका फॉर्मेशन होता है। किसका कंडेंसेशन करेगा, 2 या 2 से अधिक अल्फा एमिनो एसिड का क्या करेगा, एमिनो एसिड का कंडेंसेशन करेगा। 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर अल्फा एमिनो एसिड का क्या करेगा, कंडेंसेशन करने के बाद वो क्या करता है कि पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो आपको बातें क्लियर कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा, कुछ स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करता है, जैसे वाटर रिमूव कर देगा या NH3 रिमूव कर देगा। ये सारी चीजों को जब 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करता है, लेकिन उस अटैचमेंट के साथ ये NH3 या H2O जैसी छोटी छोटी चीजों को निकाल देता है, रिमूव कर देता है, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोडक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां पे क्या होने वाला है कि 2 मॉलिक्यूल्स किसका लेने वाले हैं, अल्फा एमिनो एसिड्स का। 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स अल्फा एमिनो एसिड्स का लेंगे, उसको दोनों को क्या करेंगे, कंडेंसेशन के द्वारा जो नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, उस प्रोडक्ट्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे, पेप्टाइड्स के नाम से हम लोग जानते हैं। बातें क्लियर हो गया। पेप्टाइड्स किसे कहेंगे कि जब 2 मॉलिक्यूल्स, चलिए देखिए हल्का सा ध्यान देना है कि हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। चलिए ये CH2 और यहां पे क्या है COOH ऐसे करके लिख रहे हैं। ये क्या है, इधर NH2 लिख दे रहे हैं, ये एमिनो एसिड्स का है। फिर इधर फिर से एक और लिख लेते हैं, चलिए NHH, इधर क्या है CH, यहां पे क्या है CH3 और यहां पे COOH ऐसे करके। क्लियर है? अब देखिए यहां पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये दोनों एमिनो एसिड्स है, ये दोनों एमिनो एसिड्स में इसका नाम क्या है, ग्लाइसिन नाम है, ग्लाइसिन इसका नाम है और इसका नाम है एलानिन। दोनों एमिनो एसिड को ले रहे हैं एलानिन, NINE, एलानिन ले रहे हैं। अब दोनों एमिनो एसिड्स में क्या करेंगे, दोनों के एमिनो एसिड से वाटर को रिमूव करेंगे। तो वाटर रिमूवल कैसे होगा, इससे वो H तो इससे H, वाटर का रिमूवल हो रहा है। देखिए ऐसे वाटर का रिमूवल हो जा रहा है। जब वाटर का रिमूवल होगा तब दोनों एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ क्या करेगा, आके जुड़ जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, N के साथ क्या है, इधर H है और इधर क्या है CH के नीचे क्या है CH3 है और यहां पे क्या है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। इधर जो चीजें बच रहा है इसको भी लिख लेते हैं। यहां पे क्या है CH2 है और यहां पे क्या है NH2 है। ये चीजें हैं। अब देखिए एक दूसरे के साथ, ये एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ कहां से जुड़ा है, ये कार्बन और ये CO ग्रुप और ये NH ग्रुप। देखिए ये CO ग्रुप और ये NH ग्रुप के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो एक दूसरे के साथ जुड़ने का जो लिंकेज होता है, इस लिंकेज का नाम होता है क्या, पेप्टाइड लिंकेज।
पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि पेप्टाइड्स किसे कहेंगे, तो पेप्टाइड्स कहना है कि द 2 or more अल्फा एमिनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर बाय कंडेंसेशन फॉर्मिंग या प्रोडक्ट दैट इज नोन एज पेप्टाइड्स। और आपसे कहा जाएगा पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, तो पेप्टाइड लिंकेज में आपको क्या बताना है कि जब हम लोग क्या करते हैं 2 या 2 से अधिक एमिनो एसिड्स को किसके द्वारा, ये लिंकेज के द्वारा CO और NH के द्वारा, कार्बोक्साइल का CO और एमिनो का NH, इसके द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। तो 2 बातें यहां से क्लियर हो रहा है कि पेप्टाइड किसे कहेंगे, पेप्टाइड लिंकेज। इस लिंक को हम लोग क्या कर रहे हैं, पेप्टाइड लिंक कर रहे हैं। ये जो जुड़ रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंक कर रहे हैं। लेकिन इसको क्या कहते हैं, जब 2 कोई मिल रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स कहते हैं। बातें क्लियर हो रहा है। चलिए थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं एग्जांपल्स को। देखिए पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स हम लोग देख रहे हैं। देखिए पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स टॉपिक लगा दीजिए। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 or more सेम और डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड्स। क्या करेगा कि जब कंपाउंड्स क्या करेगा, कंबाइंड करेगा या कंडेंसेशन के माध्यम से 2 या 2 से अधिक सेम और डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ के कंडेंसेशन करेगा, तब उस प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, पेप्टाइड्स के नाम से जानेंगे। क्लियर है। अब पेप्टाइड्स तो क्लियर हो गया, लेकिन पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है या पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है वो देखना है। हल्का सा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना यहाँ पे, पेप्टाइड लिंकेज, यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज आने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड्स आर एमाइड्स, एमाइड्स का मतलब CO और NH ऐसे करके, तो यही तो जुड़ता है ना, इसी के माध्यम से जुड़ता है। तो एमाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ NH2, NH2 के कंडेंसेशन से ऑफ 1 अल्फा एमिनो एसिड, एक साइड से NH2 रहेगा विथ द COOH ग्रुप, COOH किससे, अनदर एमिनो एसिड से, थ्रू द CONH, किसके माध्यम से, CONH के माध्यम से लिंकेज होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया आपका पेप्टाइड लिंकेज। इसको एकदम मोस्ट BBI करके अंडरलाइन कर लीजिए पेप्टाइड लिंकेज, क्योंकि पूछता है 100%। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो देखिए इसका कंडेंसेशन किस प्रकार से होगा, पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन कैसे होगा देख लीजिए। हमने ले लिया ग्लाइसिन, ले लिया CH2, यहाँ पे COOH, इधर NH2, इसको ले लिए NH2 और इधर C के साथ ये CH3 लगा दिए, तो एलानिन हो गया COOH के साथ। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो रहा है हम लोग का, इधर वो H और इधर H, वाटर रिमूवल हो रहा है, तो एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड के द्वारा CO और NH के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जा रहा है। जब कंबाइन करता है तो उसी लिंकेज को, जिस लिंक के द्वारा एक दूसरे के साथ, जैसे यही जुड़ रहा है ना CO और यहाँ NH, यही लिंक है ना दोनों को जोड़ने का, तो ये जो जोड़ने का जो काम कर रहा है, जो कंपाउंड या जो जिसके द्वारा जुड़ रहा है, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जानते हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज किसके किसके बीच हो रहा है, तो ग्लाइसिन के बीच में हो रहा है, ग्लाइसिन और एलानिन, तो इसका नाम हो जाता है ग्लाइसियल एलानिन, या शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ग्लाइ लिख दीजिए और एला लिख दीजिए। ग्लाइ, इसका 3 नाम 3 फॉर्म और इसका 3 वर्ड्स, दोनों का लिख दीजिए ग्लाइ एला। तो ये क्या हो गया, ग्लाएला, तो क्या हो गया, ग्लाइसिन और एलानिन का पेप्टाइड लिंकेज। इस प्रकार से आपका पेप्टाइड लिंकेज क्लियर होता है। थोड़ा सा एक बात और देखना, डाइपेप्टाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स क्या होता है। तो देखिए डाइपेप्टाइड्स के बारे में, तो डाइपेप्टाइड्स का टॉपिक एकदम छोटे से उसी में लगाना है, कोई स्टार कुछ नहीं लगाना। इफ 2 एमिनो एसिड्स सेम और डिफरेंट, क्या होगा कि 2 एमिनो एसिड्स क्या होना चाहिए, वो सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। कंबाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, क्या करेगा वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेगा, किसके द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब याद रखना है क्या, CONH, यही पेप्टाइड बॉन्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, किसका एलिमिनेशन कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड, क्योंकि कितना एमिनो एसिड जुड़ रहा है, 2 एमिनो एसिड जुड़ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डाइपेप्टाइड्स के नाम से जानते हैं। किसके द्वारा, CONH के द्वारा जुड़ेगा, तो ये एलिमिनेशन किसका होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाइपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर पॉलीपेप्टाइड कह दे तो पॉलीपेप्टाइड किसे कहेंगे, तो बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ जुड़ेगा। तो देखिए इफ लार्ज नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बार बार बोल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज यही है,
ठीक है, इसके द्वारा जुड़ रहा है, तो जो रिजल्टिंग पॉलीएमाइड्स जो बन रहा है यही पॉलीएमाइड है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से पूछा जाता है वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। क्या पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। तो पेप्टाइड लिंकेज पूछे तो आपको क्या करना है कि उसका डेफिनेशन तो लिखना ही, लेकिन नीचे जो एग्जांपल्स भी बताएं तो एग्जांपल्स भी लिखिएगा, पेप्टाइड लिंकेज को शो कर दीजिएगा कि इसी प्रकार से पेप्टाइड लिंकेज होता है, तब आपका 3 नंबर दे दिया जाता है। अगर नहीं लिख पाइएगा तो आपका नंबर काट लिया जाता है। बातें क्लियर हो गया। अब पेप्टाइड लिंकेज के बाद हम लोगों के पास टॉपिक क्या आ जाता है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स पेप्टाइड लिंकेज के बाद हम लोग के पास टॉपिक आ गया है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स को देखेंगे कि प्रोटीन्स होता क्या है। तो ध्यान देना है कि प्रोटीन्स जो है तो इसका क्या होता है कि ये होता है पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन्स जो होगा पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन्स किसको कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स को, जिसका मास जो होना चाहिए ग्रेटर देन 10,000 से ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर देन, कम नहीं, ग्रेटर देन होना चाहिए कितना, 10,000 से अधिक होना चाहिए उसका मॉलिक्यूलर मास, तभी उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, प्रोटीन्स के नाम से जानेंगे। तो सिंपल वे में आपको पूछा जाए कि प्रोटीन्स क्या होता है, तो प्रोटीन्स क्या करना है कि द पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 एटॉमिक मास यूनिट। 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से उसका मास क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन्स के नाम से हम लोग जानेंगे। अब आगे हल्का सा एक लाइन और देख लेते हैं, इसका क्या होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अगर सिंपल वे में जाने तो इसका क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के कारण ही हमारी क्या होती है, बहुत सारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं। तो इसके बारे में एक लाइन लिख लेंगे, प्रोटीन्स क्या होता है उसके बारे में। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए एक लाइन लिख लेना है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स टॉपिक लगा दीजिए, ये इसी टॉपिक पे पूरा रामायण महाभारत आज चलेगा। द पॉलीपेप्टाइड्स हैविंग मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन 10,000 एटॉमिक मास यूनिट आर कॉल्ड प्रोटीन्स। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, प्रोटीन्स के नाम से जानेंगे। एक लाइन और लिख देते हैं, प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल या बायोमोलिकुल्स विच परफॉर्म वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस तो इन्हीं सबके माध्यम से होता है। बोल बालों का बढ़ना तो प्रोटीन में सहायक है। हम लोग का मांस जैसे होता है, बॉडी बना रहे हैं तो बॉडी बनाने में क्या हो रहा है, मांस का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो किसके कारण, प्रोटीन हो रहा है। तो मतलब मैक्सिमम जगहों पे प्रोटीन्स के माध्यम से ही सारे कार्यों को किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया प्रोटीन्स क्या होता है। अब देखते हैं कि प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो मुख्य रूप से जो प्रोटीन्स होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के प्रोटीन्स आपके पाए जाते हैं। प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। टॉपिक लगा देना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। एक क्या होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक क्या होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ये दोनों में हल्का सा डिफरेंस समझिएगा। दोनों में समझना है, तभी आपका क्या होगा कि कुछ मार्क्स अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ग्लोबुलर प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन, तो लोग पहले फाइब्रस से स्टार्ट करते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि वैसा प्रोटीन जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉन्ग होता है, लेकिन किसका, थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक मतलब धागे का जो वो बाइंडिंग होता है ना, धागा का वो जो क्या कहते हैं उसका, मतलब कोई भी धागा लेते तो आंटी टाइप में वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो उस लॉन्ग उसका उसी के टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है, धागा का गुत्थी के टाइप में। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस स्ट्रक्चर, फाइब्रस के नाम से जानते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। लेकिन इसका कैसा होता है, ग्लोबुलर का प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये कैसा होगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसका होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और आपका जो फाइब्रस प्रोटीन होता है ना, तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल देखे जाते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल हो जाता है। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, किसमें, वाटर में। लेकिन अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ये क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। प्रोटीन कैसे होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये चीजें होता है। तो इन दोनों का डेफिनेशन अच्छे से समझते हैं, फिर इसका क्या करता है, स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कैसा होता है। चलिए देखिए क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, अगर देखने का प्रयास करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए तो हल्का सा क्या होता है फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन देखिए थ्रेड लाइक ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो उसी को क्या होता है, लॉन्ग चेन के टाइप में लंबा लंबा होता है, थ्रेड के रूप में होता है, तो उसी को क्या कहते हैं,
ग्लोबुलर प्रोटीन न कह के क्या कहते हैं इसको, फाइब्रस प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। और फाइब्रस क्या होगा कि एक दूसरे के साथ अस्फेरिकल ऐसे आके ऐसे आके ऐसे 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 भी जुड़ सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन ना कह के उसको क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, हल्का सा याद रखना कि अगर लॉन्ग थ्रेड लाइक होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइब्रस कहेंगे। और जो अस्फेरिकल हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके भी देखने के लिए मिलता है आपको, तो वो क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। बातें क्लियर होगी। कहां कहां पे पाया जाता है, तो फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो कहां पे पाया जाता है, जैसे कैराटीन के रूप में जाना जाता है। कैराटीन मतलब क्या हो गया कि जो नाखून में होता है, स्किन में होता है, बाल में होता है। मायोसिन कहां पे पाया जाता है, मायोसिन का मतलब हमारे बॉडी मसल्स में ये पाया जाता है, इसको मायोसिन कहते हैं। या इसको अगर देखेंगे, अगर ग्लोबुलर प्रोटीन देखेंगे तो इंसुलिन होता है। इंसुलिन जो क्या कहते हैं कि आपका शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, वो इंसुलिन हो गया। या एल्बुमिन कह सकते हैं, एल्बुमिन का मतलब क्या हो गया कि अंडा में पाया जाता है। तो ये सारे क्या हो जा रहे हैं कि आपका हो जा रहा है ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख लिया। अब दोनों का हल्का सा क्या करते हैं, क्या स्टेटमेंट को लिख लेंगे, क्योंकि वहां लिखने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक लगा दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला फाइब्रस प्रोटीन्स। तो फाइब्रस प्रोटीन्स का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द प्रोटीन्स विच हैव लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लंबा और थ्रेड धागे का एकदम क्या कहते हैं, सुतली के जैसा, उसके स्ट्रक्चर के जैसा होगा, उसी को क्या कहेंगे, फाइब्रस प्रोटीन्स कहते हैं। इन फाइब्रस प्रोटीन्स द पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड कितना होना चाहिए, एमिनो एसिड्स कितना जुड़ा है एक दूसरे के साथ, बहुत लार्ज अमाउंट में जुड़ा है। चेन्स एक दूसरे के साथ एमिनो एसिड्स जो जुड़ा है, मान लेते हैं कि एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ, लेकिन कैसा कि पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रन पैरेलल टू द वन अनदर, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा है, पैरेलल जुड़ा हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स कहते हैं। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ये हो गया आपका फाइब्रस प्रोटीन। एग्जांपल कुछ लिख लो, कैराटीन हो गया। कैराटीन कहाँ पे पाया जाता है, बाल में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है और स्किन में पाया जाता है, ऊपर वाला एकदम लेयर। लेकिन मायोसिन कहाँ पाया जाता है, आपके मसल्स में, जहां पर भी बॉडी मांस आपका है वो कहाँ है, मांस खाते हैं, तो क्या होता है, कौन सा प्रोटीन मिल रहा है, तो मायोसिन प्रोटीन्स मिलता है। ये फाइब्रस प्रोटीन्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, और उसके बारे में लिखते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन द प्रोटीन्स इन विच द पॉलीपेप्टाइड्स, जो एमिनो एसिड्स बहुत अधिक संख्या में, पॉलीपेप्टाइड्स चेन टर्न अराउंड फॉर्मिंग या स्फेरिकल शेप, जो किस प्रकार का शेप बना देगा, स्फेरिकल शेप के रूप में बना देगा, उसी को ग्लोबुलर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। एंड यार कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन, दीज आर सॉल्युबल इन नेचर, ये क्या होता है कि वाटर में सॉल्युबल होता है। इसका नेचर कैसा होता है, सॉल्युबल नेचर का ये होता है। ये इसका एग्जांपल जैसे इंसुलिन शुगर लेवल वाला है, और एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। ये आपसे या तो डेफिनेशन पूछ देगा ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में लिखिए, या तो डिफरेंस पूछ देता है। तो डिफरेंस में आप क्या क्या लिख दीजिएगा कि कम से कम 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो डिफरेंस क्या लिखना है, टॉपिक लगा देना है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस में क्या लिखेंगे कि दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल, जिसमें क्या होता है, कंसिस्ट कैसा करता है, उसमें किस प्रकार के स्ट्रक्चर वाले पाए जाते हैं, कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं। विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड, इसका जैसे साइड खत्म हुआ इधर का साइड स्टार्ट हो गया, इसका जैसे खत्म हुआ इधर का साइड स्टार्ट हो गया, तो इसको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन्स कह रहे हैं। और ग्लोबुलर में क्या होता है कि दीज टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड टुगेदर इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट्स, ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ एकदम कॉम्पैक्ट यूनिट में जुड़ा रहेगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, स्फेरिकल शेप का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। फाइब्रस क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ग्लोबुलर क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। फाइब्रस के क्या कहते हैं, फाइब्रस को यहाँ पे एग्जांपल से मायोसिन, ये तो मांस में, कैराटीन बाल उल नेल में, कोलाजन का मतलब क्या होता है, कोलाजन जो प्रोटीन्स पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, आपके बोन्स में पाए जाते हैं। क्लियर है, बोन्स में, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो सारी चीज़ों में, कितना ब्लड वेसल्स कितना पावरफुल होता है कि फटता नहीं, कितनों तेजी से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन वो क्या होता है, फटता नहीं। कोलाजन वो आपका हो गया। और यहाँ पे क्या होता है कि एक और आ रहा है, इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो क्या होता है, इंसुलिन वही वाला शुगर वाला, एल्बुमिन अंडा वाला, मायोग्लोबिन का मतलब क्या होता है कि ये हार्ट इस सब में पाया जाता है, हार्ट का जो मसल्स होते हैं ना उसमें पाया जाता है,
हार्ट के मसल, एकदम सॉफ्ट मसल्स जो होते हैं वहां मायोग्लोबिन पाया जाता है। बातें क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में पूरे डिटेल में जान लिया। नेक्स्ट वन क्या है कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर 4 प्रकार के इसके स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के स्ट्रक्चर इसके होते हैं, कि जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वाटरनरी, 4 प्रकार के इसके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो चारों स्ट्रक्चर के बारे में हल्का हल्का देखते हैं कि ये ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, क्लियर है, तो इसलिए हल्का हल्का इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक लगाएंगे वो किसका स्ट्रक्चर लगाएंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है? तो ये स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे एमिनो एसिड्स के साथ जुड़ा हुआ रहना ही क्या कहलाता है? ये इसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा कि जितने भी एमिनो एसिड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के एमिनो एसिड्स है, एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में जुड़ा हुआ रहेगा, सीक्वेंस में QNC सीक्वेंस में जुड़ा हुआ रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड लिंकेज को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए हम लोग एक देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते क्या होता है कि देखिए ये प्राइमरी वाला किस प्रकार से, देखिए लाइसिन, वेलिन, फिनाइल एलानिन, ये सब सारा देखिए टोटल 20 एमिनो एसिड सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, पेप्टाइड लिंकेज के भी द्वारा जुड़ा हुआ है, सब एकदम सीक्वेंस में ऐसे 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 सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है, एकदम लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर में जुड़ा हुआ है। तब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। एक दूसरे के साथ एकदम सीक्वेंस में जुड़ा, ऐसे नहीं कि एक को उठा पटक दो, यहाँ एक को छोड़ो फिर उसको लो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ NH2 साइड में, इधर क्या COOH वाला साइड में, तो ये क्या हो गया? आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इसका एक लाइन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखिएगा? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप्स ऑफ प्रोटीन्स, 4 डिफरेंट शेप्स टाइप्स ऑफ फाउंड। क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोटीन्स स्ट्रक्चर्स आर ऑफ 4 टाइप्स डायरेक्टली। तो प्राइमरी क्या होते हैं? इट डील्स विथ सीक्वेंस ऑफ वेरियस एमिनो एसिड्स। ये क्या होते हैं कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स को क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में जोड़ते। कहाँ? पॉलीपेप्टाइड चेन में। ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझते हैं हल्का सा अच्छे से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का टॉपिक लगा दीजिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है क्या? हल्का सा समझ लेना कि ये क्या करता है कि इसमें क्या होता है कि फोल्डिंग किया हुआ रहता है, एक दूसरे के साथ फोल्डेड फॉर्म में रहता है, फोल्डिंग किया हुआ रहता है, सिंपल सा फोल्डेड में रहेगा। उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स होता है, एक बीटा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट। देखिए ये क्या है कि ये एमिनो एसिड, अगर इसको समझिएगा तो ये क्या है? एमिनो एसिड देखिए इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? फोल्डेड स्ट्रक्चर में एक के बाद एक दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एकदम फोल्ड किया हुआ, ऐसे करके ऐसे 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 से फोल्ड किया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इसको क्या होता है? क्वाइल के रूप में होता है। अल्फा हेलिक्स किसको कहते हैं कि ये क्वाइल के रूप में होता है, एक दूसरे के साथ टर्न्स करता है, मतलब ऐसे ऊपर पिंड पे जाओ, नीचे जाओ, पिंड पे जाओ, नीचे जाओ, ऐसे करके एकदम जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स के नाम से भी जानते हैं। किसका टाइप है ये? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का टाइप, ठीक है। और उसके अलावा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड जो होता है सेकेंडरी का दूसरा टाइप जो होता है बीटा प्लेटेड होता है। ये क्या होता है? सभी पेप्टाइड क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ स्ट्रेच्ड आउट होते हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रेचिंग, देखिए ऐसे करके स्ट्रेच किया हुआ है, फिर ऐसे करके है, फिर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके ये स्ट्रेच किया हुआ है, एक दूसरे के साथ क्या है? साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ना यहाँ CONH है, यहाँ से क्या जुड़ा है? इसके CO से। तो यहाँ देखिए हर एक जगह CONH के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं? बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर के नाम से हम लोग जानेंगे। बातें क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, समझना था वो समझ लिए। इसके बारे में क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछता है बट समझना जरूरी होता है। लिख दीजिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट डील्स विथ लोकल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स का क्या करता है? फोल्ड करता है। पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स द 2 कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के 2 कॉमन स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें से कौन कौन सा? ये नंबर हम लोगों ने क्या दिया? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि पेप्टाइड्स चेंज क्वाइल एंड द टर्न्स ऑफ द क्वाइल, बार बार एकदम क्वाइल क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से जानेंगे। दूसरा लिखना है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट, इन दिस स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड्स चेन्स आर स्ट्रेच्ड। सारे पेप्टाइड चेन क्या होते हैं? स्ट्रेच किया हुआ, मतलब खींचा हुआ एकदम।
एंड लेड टू साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड, देन लेड मतलब दोनों, उसके बाद क्या है एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा, ऐसे करके देख लीजिए। तो ये क्या होता है बीटा में ऐसे ऐसे करके ये वाला एकदम पूरा जुड़ा है, फिर इसके बाद ऐसे आया, फिर इसके बाद ऐसे आया, फिर इसके बाद मतलब पूरा क्या कर रहा है कि एक दूसरे के साथ चेन बाय चेन स्ट्रेच करके जुड़ा हुआ है, साइड बाय साइड करके। और इसमें क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए इसमें भी क्या कर रहा है कि अल्फा में भी क्या कर रहा है कि आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। क्वाइल किसके द्वारा जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहां पे कंफर्म कर दिया कि कैसा बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल में ना होके ये क्या कर रहा है कि इंटर और इंट्रा, यहां दो प्रकार के होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बातें क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं इसके टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में। टर्सरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल वे में हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या होता है कि ये ओवरऑल पूरा फोल्डिंग होता है, ओवरऑल फोल्डिंग होता है, ये पूरा फोल्ड किया हुआ रहता है। जो कि क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा था फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन जो देखे थे, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन देखे थे, उस टाइप में इसका स्ट्रक्चर होता है। तो थोड़ा सा देख लो, देखो ये पूरा फोल्ड किया हुआ है, ऐसे 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 करके जुड़ा है, एक ऐसे करके आ गया, तो एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया। तो ये होता है टर्सरी स्ट्रक्चर इसका होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं। तो इसके बारे में एक लाइन तो जरूर लिखेंगे कि इट डील्स विथ ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस और ग्लोबुलर। जो कि क्या करता है, आपसे कभी कभी पूछता है कि फाइब्रस या ग्लोबुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो आपको याद रखना है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव वाला आ गया, यहाँ टर्सरी स्ट्रक्चर उसका होता है। बातें क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन क्वाटरनरी की ओर चलते, लास्ट वन इसका। तो क्वाटरनरी कैसा होता है वो देखिए, हल्का सा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के लिए ये क्या कहता है कि जो भी प्रोटीन रहेगा पॉलीपेप्टाइड वो कैसा जुड़ा रहेगा एक दूसरे के साथ, एकदम अरेंजमेंट अच्छे से उसका क्वाटरनरी अरेंजमेंट, मतलब चार कोना वाला अरेंजमेंट। क्वार्टर देखिए यहाँ पे देखिए इधर से जुड़ल है, इधर से इधर है, एकदम क्वाटरनरी। इसी को देखिए इधर 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 चारों तरफ से क्वाटरनरी टाइप में उसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं क्वाटरनरी। ऐसे ऐसे करके जोड़ दे रहा है चारों तरफ से, ऐसे 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 घुमा फिरा के, लेकिन चार क्वाटरनरी टाइप में जोड़ रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। यह स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? चलिए हल्का सा देख लेते हैं, इसके बारे में लिख देते हैं कि क्वाटरनरी ये प्रोटीन में भी कंटेन मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, जिसमें क्या होता है मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन पाया जाता है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डील्स विद द अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन्स इन स्पेस। ये क्या होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के रूप में। जैसे एग्जाम्पल एक लिख देते हैं, कैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन हैव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इन द स्ट्रक्चर स्पेस। क्या होता है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है टेट्राहेड्रल, वही लिखे ना 1 2 3 4 ऐसे 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 ऐसे। तो ये कभी ऐसे करके जुड़ रहा है, जैसे करके भी जुड़ रहा है, लेकिन टेट्राहेड्रल टाइप में जुड़ रहा है एक दूसरे के साथ। तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर ये क्लियर हो गया। तो चलिए हल्का सा देख लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा सारा का चारों स्ट्रक्चर को एक साथ देखते हैं। प्राइमरी एक दूसरे के साथ देखिए सीक्वेंस में जुड़ा है, तो इसको हम लोग प्राइमरी कर रहे हैं। सेकेंडरी क्या हो सकता है, ये क्या होगा कि या तो कैसे होगा, ये क्वाइल के रूप में जुड़ा रहेगा, ऐसे करके क्वाइल जैसे बांधते हैं वैसे करके जुड़ा हुआ रहेगा, या क्या करेगा कि स्फेरिकल शेप के रूप में एकदम सीक्वेंस में जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे अल्फा हेलिक्स। और बीटा हेलिक्स किसका, ये सेकेंडरी का है। और टर्सरी एकदम जैसे मन वैसे एकदम पूरे गंदा करके रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे टर्सरी। और क्वाटरनरी क्या होगा कि टेट्राहेड्रल के रूप में, क्वार्टर के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा, उसको क्या कहेंगे टर्सरी करके बाद क्या करेंगे क्वाटरनरी कहेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया, जिसको आपको लगाना क्या मोस्ट VVI। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन VVI आ गया है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं? तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को हल्का सा समझना है कि वैसा प्रोसेस जिससे क्या हो कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेज हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो जाए चेंज हो जाए, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज
ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाए, लेकिन इसका क्या हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव ना आए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये दोनों में चेंज हो जाए और लेकिन केमिकल में चेंज नहीं होना चाहिए, ये नो चेंज, इसमें नो चेंज होना चाहिए और इसमें क्या होना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। फिर वैसा प्रोसेस जिसके माध्यम से कोई भी कंपाउंड्स या कोई भी चीजों का क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर ले रहे हैं, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। जैसे क्या करते हैं कि हम लोग दूध से दही बना दे रहे हैं, जैसे क्या करते हैं कि दूध से दही बना दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उसका फिजिकल चेंजेज हो रहा है कि उसका पीएच वैल्यू जो था पहले क्या था, दूध का जो था वो क्या था, अधिक था, बेसिक मीडियम में था, वो धीरे धीरे कहां पे आ गया, दही बनने लगा, तो क्या क्या हो गया कि उसका पीएच वैल्यू कम होने लगा, तो एसिडिक बनने लगा, तो उसका पीएच वैल्यू में चेंज हो गया, तो वो क्या हो गया कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस हुआ, जो लैक्टिक एसिड पाया जाता था तो वो सारी चीजें चेंज हुआ, क्या नहीं होता है, तो उसी को क्या कहते हैं कि हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते थे। इसके बारे में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेटमेंट को एकदम जरूर रट लीजिएगा, जैसे भी याद रखिएगा, रखना है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या प्रोसेस दैट चेंजेस द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स विदाउट अफेक्टिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। क्या कहता है कि उसके केमिकल कंपोजिशन जो प्रोटीन का है उसको ना डिस्ट्रॉय करे, उसको ना क्या करे, डिस्टर्ब करे, बट क्या क्या कर सकता है कि फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब कर दे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कोगुलेशन ऑफ एल्बुमिन, जैसे अंडा में लेते हैं, जैसे उसको उबालते हैं तो टेम्परेचर जैसे देंगे, बॉयल जैसे करेंगे, टेम्परेचर चेंज होगा, उसके कारण उसका क्या होगा कि अंदर का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, जम जाएगा, तो उसी को कोगुलेशन करना कहते हैं, जम जाना कहते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ बदलाव हो रहा है क्या, नहीं, सिर्फ लिक्विड स्टेट में था तो वो क्या हुआ, सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, तो उससे क्या हो गया कि ये क्या कहते हैं, इसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। या कार्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही में बन जाना, क्या होता है कि इसके पीएच में चेंज हो जा रहा है, तो इसको भी क्या कह सकते हैं हम लोग, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर डिस्ट्रॉयड। डीनेचुरेशन के टाइम में देखिए एक नंबर का ऑब्जेक्टिव एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में किन किन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो सेकेंडरी और टर्सरी को कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर को क्या करता है कि ये कुछ भी नहीं कर पाता है, नहीं इंपैक्ट पड़ता है, इस पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इस प्रकार से आपका प्रोटीन्स का भी टॉपिक क्या होता है, क्लियर होता है। अब एक क्लासेस और बच रहा है जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, विटामिन सी सब के बारे में पढ़ेंगे, तो वो चीजें पढ़ लेंगे लास्ट में, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड्स। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 10 लेक्चर में 9 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो जो प्रीवियस लेक्चर को नहीं देख पाए वो क्या करना, प्लेलिस्ट में जाके देखना है। और अगर इस प्रकार का लेक्चर आपको पसंद हो रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास हम बहुत जल्द लाइव क्लासेस अरेंज कर सके यूट्यूब पे लाइव। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नई वीडियो के